कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया है, चाइना कटिंग, हाई राइज बिल्डिंग। यहाँ ये शहर 5.5 से ऊपर का या 6 का झटका जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान को ग्रीन कर सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में, बहुत थोड़े पैसों में। मेरी ज़बरदस्त किस्म की सैलरी थी, दिल्ली पासपोर्ट था, वो सब छोड़ के मैं एक गटर पे आके बैठ गया हूँ। क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, इसलिए कराची को कभी कुछ नहीं हो सकता। अब्दुल्ला शाह गाजी ने ये तो नहीं कहा कि आप पूरा खा जाएं और फिर कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया है? फेक प्रोफेशनल्स। कराची का समंदर जो है वो एक गटर है। 70 करोड़ गैलन पर डे अनट्रीटेड पानी समंदर में जा रहा है। तो जो भी डिफेंस और क्लिप्स में रहते हैं, कभी बीच एंजॉय करने जाते हैं? नहीं, बीच एंजॉय करने के लिए वो दुबई जाएंगे। मैं अभी चैलेंज से कह रहा हूँ, 6.5 का झटका 75% कराची दबो देगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोलकास्ट, जहां पे वी कास्ट योर स्टोरीज। हम बात करेंगे उन अनसंग हीरोज की कि जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं लेकिन माशरे से नज़रअंदाज हैं। वो अनसंग हीरो जिन्हें सुपर हीरो का केप पहनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। और हम आए हैं उन्हीं कहानियों को आपके सामने लेकर, ताकि हम उन्हें ड्यू क्रेडिट दे सकें। आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ ऐसे ही एक अनसंग हीरो मौजूद हैं जो मुझे और आपको, पूरे पाकिस्तान को कई अरसे से बता रहे हैं कि अगर कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन हमने कितना सुना, कितना समझा, इन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट और क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के बानी, जिसको कहते हैं उर्दू में रूहे रवां, मसूद लोहार साहब मौजूद हैं। मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। बहुत खुशी हुई। आपसे पहले भी मुलाकात रहती है, एक बार फिर, लेकिन वो वाली मुलाकात और इस मुलाकात में फ़र्क ये है कि ये वाली है कैंडिड। तो जितनी, वैसे तो आप दिल खोल के बात करते हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे कि मज़ीद खुला के ज़बरदस्त गुफ्तगू हो जाए। ठीक है। ऑल राइट सर। इससे पहले कि हम उन चीज़ों की बात करें जो आप, हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है बेसिकली। तो इससे पहले कि हम आप अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो ब्रेकिंग न्यूज़, वो अलर्ट के बारे में बात करें, पहले ज़रा देखने वाले जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगा, मसूद लोहार द मैन जर्नी आगाज़ कैसे हुआ, किन हालात से उठ के यहाँ तक आए और फिर क्या कुछ अब तक अचीव किया, ज़रा बताइए। देखें, मैं इससे पहले, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट से पहले मैं UNDP में काम करता था और मैं कंजर्वेशन पे पूरे पाकिस्तान में मैंने काम किया। आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल विलेज इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, और जहाँ पे एक साइक्लोन 64 में आया और एक 99 में आया। और उन दोनों साइक्लोन्स ने, 64 का तो मैंने नहीं देखा था, उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी बताती हैं 99 का साइक्लोन जो है उसने हमें बिल्कुल ज़ीरो पे ले आया था। यही वो बैकग्राउंड एक इम्पैक्ट था मेरे सबकॉन्शियस में, जिसकी वजह से मैं अब सारे काम छोड़ के इसी चक्कर में अर्ली वार्निंग, जैसे आपने कहा, कि लगा हुआ हूँ। तो यही मेरी जर्नी है। मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो कंजर्वेशन में और स्पेशली अर्बन फॉरेस्ट्री में, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में। अब यहाँ पे 4.5 पौने 5 साल हुए हैं क्लिफ्टन में, तो वो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड क्लास की है। अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान को ग्रीन कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान को ग्रीन कर सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में, बहुत थोड़े पैसों से, बहुत थोड़े वक्त में और बहुत थोड़े पैसों से। हम तो ये देखते हैं कि आए रोज़ 6 महीने पे या सालाना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और बताया जाता है इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा। आप कह रहे हैं कि कम वक्त में और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन आपने कहा कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आपने शुरू किया। क्या मैं इसको मिडिल क्लास बैकग्राउंड कह सकता हूँ? नहीं, आई वाज son of a man who was poorest of the poor in the village. Okay. And I was brought up in a very humble hut, and education भी जो मिली वो भी बिल्कुल एक छोटे गांव के स्कूल में। तो बस उसी वक्त से मैंने लगाया हुआ था। Then I learned English by myself, and whatever I did is self. छोटे गांव के स्कूल से अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जहन में होता है कि या तो वो अफसर बनेंगे, CSP, PSS, FCPS, या फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। गालिबन वो जो माहौलियात की तबाही आपने बचपन में देखी या जो सुनी, वॉज दैट द रीज़न दैट लेड यू कि मैं अगर अपनी पढ़ाई भी इसी में करूं और अपनी तमाम तर अपनी पढ़ाई, तमाम तर रिसर्च भी इसी में की, या फिर रीज़न कोई और था?
नहीं, आई थिंक मिजरीज जो है इंसान की साइकी को शेप करती हैं, लेकिन ये जो मैंने सब कुछ ज़ाहिर आई वाज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मेरी ज़बरदस्त किस्म की सैलरी थी, वैल्यू पासपोर्ट था, वो सब छोड़ के मैं एक गटर पे आके बैठ गया हूँ। जी हाँ। तो मैंने एक चीज़ लर्न की लॉर्ड बुद्धा से कि ही वॉज अ प्रिंस एंड ही वॉज उनको पानी पीने के लिए भी चारपाई से उतरने नहीं देते थे। जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी ये नहीं है, तो वो जंगल की तरफ चले गए और जंगल में रहे। ज़ाहिर है उस वक्त जंगलों में तो जंगलात में जानवर भी बड़े होते थे, और तो वो मैंने नोट किया कि जो पहली चीज़ सबसे बड़ी मुश्किल होती है छोड़ना, वो है कंफर्ट। यस। तो मैंने काम ही इस पे किया। आई कैन स्लीप विदाउट एयर कंडीशनर, आई कैन स्लीप विदाउट फैन, दैट टू इन कोई कराची। कंफर्ट कोई मुझे नहीं है, कोई मुझे मसला नहीं है कि मेरा जूता कौन सा है, शर्ट कौन सी है। ये शर्ट मैं स्पेशली आपके लिए पहन के आया हूँ। ओह, थैंक हालांकि यू। मैं तो बहुत casual हूँ। ये शर्ट स्पेशली मैं आपके लिए। I like that shirt थैंक यू। so, तो वो फिर उस वक्त तो लॉर्ड बुद्धा जैसे लोगों को अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया तो उस वक्त तो जंगलात थे। अब अगर आपने लॉर्ड बुद्धा बनना है तो पहले जंगल लगाना होगा, क्योंकि जंगल है ही नहीं, कहाँ जाएंगे। यही एक कहानी है, हमारी स्टोरी है। तो आगाज करते हैं कराची से। कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया है, चाइना कटिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स, वट एवर। लेकिन कुछ दिनों पहले एक और भी चीज़ सामने आई कि जगह जगह पे, खासतौर पे दो जगहें, मलीर और कोरंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे ज़मीन धंस रही है। आई मीन कराची नीचे जाता जा रहा है। हमने ये तो सुना था कि यहाँ पे तबाही पहले भी हो चुकी है, सिर्फ सुना था। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ज़रा तारीफ में जाएं, ज़रा बताएं कि इस खित्ते के साथ क्या कुछ हुआ है, फिर ज़रा हम प्रेजेंट की बात करते लेकिन हैं। जो धंसने की बात है वो ये है कि चूंकि यहाँ पे लांढी माइनर फॉल्ट है, जिसमें मलीर, लांढी, कायदाबाद, आपका कोरंगी, ये सारा उसमें आ जाते हैं। साइज्मिक फॉल्ट, माइनर साइज्मिक। मैं अगर उसको आम आदमी को समझाने के, क्योंकि माइनर फॉल्ट, साइज्मिक फॉल्ट, समझेंगे ज़मीन के नीचे एक दरार है, ठीक है स्पेस है, जिसकी वजह से इनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है जी। तो लांढी माइनर फॉल्ट की जो असेसमेंट है कि वो अगर एक्टिव हो जाए तो 6 से तक जो है वो जनरेट कर सकता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक 6 मैग्नीट्यूड का। हाँ, लेकिन 6 मैग्नेट वैसे तो कम है, लेकिन यहाँ ये शेलो है, और दूसरा ये कि ये कोस्टल रीजन है, यानी कम गहराई में। हाँ। तो और ये कि गुंजान आबादियाँ, और 6 का जो कि मलीर रिवर भी यहाँ से गुजरता है। अगर उस दौरान मलीर रिवर में फ्लड है और साइज़मिक एक्टिविटी होती है तो 6 जो है 7 भी हो सकता है। तो ये अभी जो ज़लज़ले आ रहे हैं, मेरे ख्याल 42 आ चुके हैं जी। लोग उसको, मैंने तो किसी अफसर की भी वो देखी थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल गलत है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि कराची को बहुत ख़तरा है। पिछले कुछ दिनों में कराची में 42 ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं। यू आर टेलिंग मी 42। हाँ ह्यूज। हाँ, ठीक है, माइनर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि साइज्मिक, और वो फॉल्ट लाइन टेक्निकली 6 का जनरेट कर सकता है अर्थक्वेक। ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज द साइज्मोलॉजी। तो फिर उसके बाद दूसरा जो मसला है वो ये है कि कोरंगी से लठ बस्ती से लेके चाइना पोर्ट तक ये ओपन सी है, जिसमें आपकी पूरी हाई वैल्यू एरियाज आ जाते हैं, डिफेंस, क्लिफ्टन, सारे एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, पोर्ट, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, कोई मैंग्रोव कवर नहीं है। और हम जो ट्रिपल जंक्शन है टेक्टोनिक प्लेट्स का, इसको सबडक्शन जोन भी कहते हैं, तो यहाँ से सिर्फ 150 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि जहाँ 3 प्लेटें आपस में मिलती हैं, इंडियन, अरेबियन और यूरेशियन। और बल्कि अरेबियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट में धंस रही है और इंडियन प्लेट में धंस रही है, जिस वजह से ये जो हिमालयाज जो बने हैं तो उसी सबडक्शन प्रेशर की वजह से बने। तो वहाँ से कोई भी एक्टिविटी अगर होती है थोड़ी भी, तो सुनामी जनरेट हो सकती है। और सुनामी आई 1945 में। क्या कह रहे हैं आप? ये जी 1945 में सुनामी आई थी, कराची में आई थी, बिल्कुल। और ये रिकॉर्डेड है, आप गूगल करके देखें कि वही सुनामी जो कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी फार ईस्ट एशिया में, उसी तरह की? नहीं, 45, हाँ उसी तरह थी, लेकिन उसका इंटेंसिटी उस जमाने में तो सुनामी का नाम सुनामी था भी नहीं, टाइडल वेव का है, क्या कहा करते थे। सुनामी नाम बाद में पड़ा है। और रिपोर्ट हुए 4000 लोग मरे पूरे मकरान कोस्ट पे, लेकिन कराची की पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख थी। लेकिन मैं उसकी इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं पुराने लोगों को। सिर्फ आप मंजार और अपना ये जो
वहाँ पे वो है मुबारक विलेज, जी जी जी। मुबारक विलेज या जो मनोरा आइलैंड, इनके पुराने बंदों से इंटरव्यूज़ लें तो आपको बंदे मिलेंगे जो कहेंगे जी मेरी पूरी की पूरी फैमिली स्वीप ऑफ हो गई, तो रिपोर्ट नहीं हुआ था, आइलैंड पे रिपोर्ट नहीं हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई होंगी। ओके, तो 1945 में 4000 बंदा मर गया। ये तो बात हो गई जनाब 1945 की। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या है शहर कराची की? एक तो सबका अपना अपना अकीदा है, और अकीदा ये है कि क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है इसलिए कराची को कभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बहुत कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ है? 1902 में साइक्लोन आया है, 1944 में साइक्लोन आया है, 10,000 लोग डिस्प्लेस हुए, ब्रिटिश पेपर्स में रिपोर्ट हुआ है। उस वक्त कराची की पॉपुलेशन 4 लाख थी, तो अगर 10,000 लोग डिस्प्लेस हुए, होमलेस हुए, तो अब्दुल्ला शाह गाजी की ब्लेसिंग तो है, लेकिन अब्दुल्ला शाह गाजी ने ये तो नहीं कहा कि आप पूरा खा जाएं और फिर कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, तो देन व्हाट इज़ द रियल रीज़न देन? अभी हमने देखिए साहब, मैं आपको बताऊँ, ये मरीन इकोसिस्टम है कराची, और 1944 में जब साइक्लोन आया या 1945 में जब सुनामी आई, उस वक्त ओबायो लेगून मौजूद थी, नैनार लेगून मौजूद थी, कोरंगी और गिजरी क्रिक्स दोनों मौजूद थी, दोनों की सब क्रिक्स मौजूद थी। इस वक्त गिजरी क्रिक ख़त्म है, कोरंगी क्रिक श्रिंक हो गई है, कर दी गई है, उनकी जो सारी जो सब क्रिक्स थी वो सारी ऑक्यूपाई हो गई हैं। ओबायो लेगून इज़ टोटली गॉन। ओबायो लेगून क्या थी? 2 तलवार, 3 तलवार, बोट बेसिन, माई कोलाची, ये सारा जो है ना ये लेगून थी। ये लगून था एक। लेगून जी। ये लगून क्या होता है? लगून जो है ना मरीन इकोसिस्टम में ये होता है, स्पेशली अर्थक्वेक जोन बी जो कराची है, कि वो एब्जॉर्ब करती है टाइडल, चूँकि इंडस डेल्टा टाइडल डेल्टा, तो जब भी कोई जनरेट होती है एक्टिविटी, साइक्लोन हो, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, या सुप्रा टाइडल कोई एक्टिविटी होती है, जैसे साइक्लोन कहीं और आया है लेकिन ये कि इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है, तो वो एब्जॉर्ब करती है। बैक वाटर भी कहते हैं इसको। अच्छा, तो वो बैक वाटर मुकम्मल तौर पे हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ ये शहर मेरे हिसाब से 5.5 से ऊपर का या 6 का झटका जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अभी तक यही समझ रहे थे कि इमारतों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तो जब आप ये कह रहे हैं क्रीक्स एंड ऑल, हमारे पास यानी कि एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी आए तो हम उस झटके को बर्दाश्त करने मतलब के लिए कोई हमने सपोर्ट सिस्टम शहर नहीं है। के इकोसिस्टम का ऐसा गला घोंटा है कि उसके पास सवाल मरने के कोई और चारा नहीं है। कोई एक तो जिम्मेदार नहीं होगा इसका। हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन ये कि जानते हुए भी अगर कोई ये कर रहा है तो ये जुल्म कर रहा है। सर, अर्ली वार्निंग सिस्टम आप दे रहे हैं, तो ज़रा अब हमने शहर की बात कर ली, ज़रा आ जाते हैं अपने समंदरों पे। कहते हैं कि ऊपर आदमी एस्ट्रोनॉट बनने के बजाय डाइवर बने तो एक बड़ी दुनिया उसका नीचे इंतज़ार कर रही है। हमने अपनी इस दुनिया के साथ क्या किया है, ज़रा ये तो बताएं। हमने ये किया है कि कराची का समंदर जो है वो एक गटर है, ब्लू वाटर्स आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और जो समंदर के नीचे की पोजीशन है पोल्यूशन की वजह से 70 करोड़ गैलन पर डे अनट्रीटेड पानी समंदर में जा रहा है। पोल्यूशन जो है, मैं ग्वादर तक तो पर्सनली देख के आया हूँ, लेकिन मुझे रिपोर्ट्स हैं कि जीवनी तक पहुँची हुई है। और एक जब बलोच लोगों ने कोई मुजाहरे किए थे तो उनमें उनको सबसे बड़ा जो डिमांड थी कि भाई सिंध की तरफ से लोग आते हैं और यहाँ मछली मार के चले जाते हैं। तो यही एक सवाल है कि ज़ाहिर है सिंध में मछली नहीं है तो उधर जा रहे हैं ना, वहाँ पे भी मछली की जो है वो केच कम हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये जिस तरह की हम पोल्यूशन डेली बेसिस पे करें, और ये जो करें ना ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं चल रहा है। 70 करोड़ गैलन जहरीला पानी। इस जहरीले पानी में सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक भी है, क्या म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल दोनों है, सब कुछ है। हाँ। बड़ा शेयर तो इंडस्ट्रियल ही होगा। चले जाएं काफ़ी जगहों पे तो हमारे जो नमाज का निशान होगा इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली समंदर में छोड़ रहे हैं, H2SO4। आप समंदर की हयात की ऑक्सीजन कम कर देंगे, सांस रोक देंगे, तो खुदा ने आपकी ऑक्सीजन ख़त्म कर दी है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ एयर क्वालिटी नॉर्मल हो। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका अगर किसी को पहला रिएक्शन देखना है तो वो फिजा में ना देखे, वो समंदर में देखे। ग्लोबल वार्मिंग तो अलग बात है, क्लाइमेट चेंज को तो आप यहाँ छेड़े ही नहीं। ये तो मैन मेड डिजास्टर से जो हम कर रहे हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इदारा है जी, पोर्ट का पता नहीं क्या उनके नखरे और नमूने हैं, वहाँ जाके देखें, आप खड़े नहीं हो सकते बदबू की वजह से जी। पाकिस्तान नेवी कैन नॉट ऑपरेट इन इट्स ओन वाटर्स, क्योंकि अगर वो खड़े करते हैं अपने महंगे फ्रिगेट्स
तो वो गलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एसिड इतना ज़्यादा है पानी में। माय गॉड। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इससे समुद्री जो हयात है वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा ना। वो समुद्री हयात अगर मैं खा रहा हूँ, मेरा आज दिल किया कि यार मैं ज़रा बेगम को बोलूँ मुझे ग्रिल्ड फिश बना दो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऑयल में इसको नहीं तला, मैंने तो ग्रिल किया है, तो ये तो बड़ा ही सेहतमंद है मेरे लिए। वो मछली सेहतमंद है मेरे लिए? देखिए, मैं बदीन से हूँ और हम खुद फ़िश किया करते थे, मैं और मेरे वालिद साहब। हम खुद जाते थे, अपनी मछली खुद पकाते थे। 80-90% हमारा फूड फ़िश था। हम गोश्त वोश्त ये खाते ही नहीं थे, ना कोई ट्रेंड था। लास्ट 9 महीनों से मैंने अपने घर में पाबंदी लगा दी है, हम सी फूड नहीं खाते। क्यों? क्योंकि जहर है। और मैं जो भी मेरा बात सुन रहा है, कभी भी सुशी नहीं खाएं। सुशी इज़ अ रॉ फिश। जी। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, या फिर वो जो प्लास्टिक जा रहा है और ये सारी चीज़ें हैं? aquatic पैरासाइट्स, जो अलगई ब्लूमिंग होती है, अलगई ब्लूमिंग होस्ट करती है aquatic पैरासाइट्स को। एक एच पाइलोरी सुना होगा वायरस का आपने? यस। उसका वो इतना खतरनाक इंटेलिजेंट है कि वो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकता है। अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। एच पाइलोरी जो है, उसकी वजह से आप पूरी रात हॉस्पिटल में भी रह सकते हैं, जो मैं रह चुका हूँ। और आपने जो आखिरी बात बताई है मेरे लिए बहुत और एच पाइलोरी जो है वो तो समझे कि लोअर लेवल का aquatic पैरासाइट है। ओके। जो बाकी साहिबान मौजूद हैं, और उसकी वजह से अगर वो इरप्शन हो गई, अभी हुई है, देखें यहाँ ऑटोप्सी नहीं होती। हाँ। यंग लोग भाई 22 साल का लड़का जो है वो हार्ट अटैक में मर गया। ऑटोप्सी तो हुई नहीं, आपने कहा कि जी हार्ट बंद हो गया। आपने ऑटोप्सी की है कि एक्वाटिक पैरासाइट्स की वजह से मरा है। अच्छा, अभी डायरिया इरप्ट हुआ था यहाँ पूरे एरिया में, मेरे खुद फैमिली मेम्बर्स में किसी को हुआ था। हमें पता था कि ये एक्वाटिक वो है, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था। फिर पहले डायरिया की सिचुएशन चलती रही, उसके बाद फिर वो यूटीआई हो गया। डॉक्टरों को पता ही नहीं है भाई, ये इसकी वजह से आपके वीज़ा बंद हो जाएंगे, आपके ऊपर एम्बार्गो लग जाएगा। सिर्फ पोलियो नहीं जो हमें रोक दे पूरी दुनिया में जाने से, ये भी रोक सकते ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब कि मरीन पोल्यूशन जितनी इस वक्त फैल रही है, तो हमने अपने शहर भी तबाह कर दिए, हमने अपनी। मेरा एक सवाल है कि कुछ दिनों पहले अचानक जो है बदबू निकली पानी से, और वो बदबू जो है नीपा तक भी लोगों ने जी 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 जी। तो उसमें कुछ अफलातून लोग जो थे, उन्होंने जो कहा कि जी वो मर गए थे, और हाँ सीशेल मर गए हैं और मछली मर गई उसकी वजह से। भाई इट वाज बदबू ऑफ द अलगई ब्लूमिंग की लेयर इतनी ज़्यादा हो गई। देखें, अगर 15 फुट का आपका लेयर है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? नहीं होगा। मतलब कैसे जिंदा रहेगी लाइफ नीचे? यानी कि समुद्री पौधे जो मरे उसकी सारी बदबू फैली थी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई क्लिफ्टन या डिफेंस के महल में रह रहा है और ड्यूअल सिटीजन्स हैं, सारे ड्यूअल सिटीजन्स हैं, अमीर है, उसको पता है अगर यहाँ गड़बड़ हो गई मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं उनकी इंफॉर्मेशन ये बता दूं कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं विद aquatic पैरासाइट तो जो एक्टिव अभी नहीं हुआ, नहीं जा सकते। नहीं तो आप जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ पे जूते मार के आप वापस भेजेंगे। तो जिधर के उधर जाओ। दो चीज़ों की हमने भले आप कितने में अमीर हो। दो चीज़ों की हमने महसूसा बात की, पानी और हमने अपना शहर। अब ज़रा आ जाते हैं एक और बहुत अहम मसला। जब मैं दरख्त कटते हुए देखता हूँ पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, बहुत तकलीफ होती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो पाकिस्तान बहुत रिच है, बलूचिस्तान से लेके ऊपर स्वात और नॉर्दर्न एरियाज तक हज़ारों साल पुराने जंगलात हैं, लेकिन कभी हम उनको काट देते हैं, कभी आग लग जाती है। डिफॉरेस्टेशन में पाकिस्तान का कौन सा नंबर चल रहा है, ज़रा ये बताइए। देखें, काट नहीं रहे, काट दिए हैं। और मैं तो उस वक्त मेरा दिल करता है जब आप नॉर्थ में जाओ कि जी 300 साल पुराना या 200 साल पुराना पाम के दरख्त कितना स्लो ग्रोइंग है, खाली हो रहे हैं। अच्छा उसको छोड़ें, सनोवर के जो दरख्त हैं ज़ियारत में, वो 4-4 हज़ार साल पुराने हैं। माउंटेन पूरा साफ कर दिया, ठीक है ना। और वहाँ जाएं तो लोगों को जब सर्दी लगती है तो वही सनोवर के दरख्त काट के वो कर रहे होते हैं। ये तो हमारा हाल है। तो पाकिस्तान का ये तो कहते हैं कि 4% 5% है, मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं है जंगल फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर। आपने जो बात की, मैं थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूं। ज़ियारत की आपने बात की, लोग क्या करें। वहाँ पे एक गांव है ज़ियारत से बिल्कुल नीचे, वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे पास गैस का मीटर लगा हुआ है, लाइन भी आ रही है, उसमें गैस नहीं आती, सिर्फ उस वक्त आती है
जब 14 अगस्त या 25 दिसंबर आता है, वरना तो पूरा साल हम सर्दी में क्या मर जाएं। क्या लोग क्या करें मसूद साहब, उनको जिंदा तो रहना है ना किसी तरीके से। इसलिए कि जो गैस है वो तो हमारे शहरों में रहने वाले उन कितने होंगे 10,000 एलीट क्लास के एक लोग हैं पाकिस्तान के, जो ड्यूअल सिटीजन्स हैं, जो यहाँ कमाने आते हैं, पासपोर्ट रखते हैं पाकिस्तान का, चूँकि दूसरा पासपोर्ट भी होता है, बच्चे उनके कहीं और पढ़ते हैं, यहाँ पे वो बीच एंजॉय, मैं कहता हूँ पूछ रहा हूँ कि जो भी डिफेंस और क्लिफ्स में रहते हैं कभी बीच एंजॉय करने जाते हैं? नहीं। बीच एंजॉय करने के लिए वो दुबई जाएंगे, या फिर जाएंगे अपना थाईलैंड जाएंगे, बाली जाएंगे। बीच एंजॉय करने के कौन जाए? मेरे जैसे मच्छर कॉलोनी के, शीरी जना कॉलोनी के, इंटीरियर सिंध के, पंजाब से आप जाएं, जाके देखें। तो जब आपने उस बीच को एंजॉय नहीं करना तो आप उसको ठीक क्यों करेंगे? तो मसूद साहब, दरख्त हम काट रहे हैं, समंदर हम खराब कर रहे हैं, अर्थक्वेक को हम दावत दे रहे हैं, सोल्यूशन क्या है ज़रा बारी? एक सोल्यूशन तो आपकी अचीवमेंट भी है वो, और सोल्यूशन भी है द क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। मज़ीद क्या सोल्यूशंस आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह हम अपने चीज़ों को ठीक करें? देखिए, सोल्यूशन कोई इस तरह तो कोई वन सेंटेंस में हम नहीं बता सकते, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, या वो लोग जो ताकत रखते हैं फाइनेंशियल भी, पॉलिसी वाइज भी, अदरवाइज भी, वो सब के सब ड्यूअल सिटीजन हैं। तो उनकी, मुझे पता है कि मुझे मरना इधर है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि भाई मुझे मरना इधर है, मुझे दफन इधर होना है, तो मैं तो वही करूँगा कि मैं बेहतर करूँगा ना। अगर आप उन लोगों ने ये तय किया हुआ कि हम कहीं और रहेंगे, हमारे बच्चे कहीं और रहेंगे, तो वो सिंसियर क्यों होंगे? पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान को ड्यूअल सिटीजनशिप ख़त्म करनी चाहिए, जैसे इंडिया ने किया। अगर इंडियन सिटीज़न है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, वो कोई और पासपोर्ट नहीं ले सकता। तो अब उसको जब तक आप नहीं हल करोगे ना, तो करने वाले तो वही हैं। मैं 5-6 सालों से बोल रहा हूँ, मुझे कहते हैं ये पागल है, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा। जलजले जो 42 जलजले आए हैं वो मैं तो नहीं लाया ना, खुद आया ना। तो आपको क्या इशारा दे रहा है, मिल क्या रहा है इशारा? अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से, मैं सामीन सुनने वालों को, नाज़रीन को कह रहा हूँ, आप प्रोजेक्शन बना लें कि अगर कराची में लाडी फॉल्ट एक्टिव हो जाता है और जनरेट करता है टू इट्स पोटेंशियल अर्थक्वेक, तो सिनेरियो क्या बनेगा वो आपको बता देगा। लोग इतने मरेंगे, फिलहाल ब्रिज गिरेगी, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना, अब तो कोई मेरी बात या उसकी बात तो चलती नहीं है। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान का, मैंने पहले भी आपको कहा कि बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन पूरा पाकिस्तान हम चंद सालों में ग्रीन कर सकते हैं। आपका ये वेस्टलैंड जितना है जिस पे कोस्टल हाईवे पे जी अप टू जीवनी, मैं उसको फिजिकली चेक करके आया हूँ। कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे हैं पौधों के ऊपर, आपको पैसे मिलते हैं जी, और पूरा खाली पड़ा हुआ है, और वो आप पूरा ग्रीन कर सकते हो। अगर किसी को तजर्बा करना है करवा ले हमसे। आप लाहौर का एयर क्वालिटी का मसला है, लाहौर की 17 किलोमीटर की रावी नदी में एक एरिया है, वो पीटलैंड बन जाएगी। लाहौर का तो मसला हल हो जाएगा, दिल्ली का भी हल हो जाएगा एयर क्वालिटी का। हम यहाँ बैठे बैठे भारत को भी ठीक कर सकते हैं। वैसे हमने किया तो है थोड़ा सा, लेकिन और भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब वो वहाँ पे क्या बन रहा है? रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ पे रावी के अंदर भाई लोग जो है ना वो घर बनाएंगे। इस्लामाबाद से ट्रेवल करें बाय रोड, कराची एक ही शहर है, एक शहर है। हैदराबाद से जाएं, कराची से जाएं हैदराबाद, एक शहर है। आपने रियल एस्टेट पे ही पूरी दुनिया खपानी है। और मुझे किसी मेमन साहब ने बताया कि यार हमारे बच्चे जो थे वो पहले जैसे ही मैच्योर होते थे तो वो जाके टेक्सटाइल लगाते थे, फैक्ट्रियाँ लगाते थे। अब सारे क्या करते हैं? गत्ते बेचते हैं। मैंने कहा गत्ते कैसे बेचते हैं? उनका जी फाइल गत्ते का होता है जी, ये मेरा ये 1000 गज का प्लॉट, ये गत्ता बेचा, वो दूसरे ने गत्ता खरीदा, फिर तीसरे ने खरीदा, फिर फॉरेन हमारे जो पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, तो अच्छा चल रहा होगा, फॉरेन पाकिस्तानी जो हमारे जो पाकिस्तान में बाहर रहते हैं ड्यूअल सिटीजन्स, वो आके यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स वो घर ले लेते हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। एट व्हाट कॉस्ट? कि मुल्क तबाह कर दिया। मैं अभी चैलेंज से कह रहा हूँ, 6.5 का झटका 75% कराची दबो देगा। किसी ने मुझसे डिबेट करनी है, आके करो। अच्छा मसूद साहब, थोड़ा सा अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए, मैं जानना चाहूँगा। बहुत से लोग खाइफ भी हैं, वो कहते हैं कि यार क्या किया है मसूद लोहार ने, वो सिर्फ क्लिफ्टन पे जंगल ही तो उगाया था। सो प्लीज़ वॉक मी थ्रू योर जर्नी। अर्बन फॉरेस्ट्री का या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ये जो मॉडल है हमारा, दैट इज़ रेप्लिकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन साउथ एशिया,
साउथ एशियन सिटीज़ जितने भी हैं वो सब कराची की तरह सफ़र कर रहे हैं। दूसरा बाकी ये कि मैंने कंजर्वेशन पे काम किया, मैंने 70% पाकिस्तान जो है फिज़िकली देखा है, आवारान से लेके नॉर्थ में, और मैंने मेरे प्रीवियस रोल में कंजर्वेशन पे अच्छा खासा काम किया है। अफ़गानिस्तान में काम किया है, नेपाल में किया है, श्रीलंका में किया है, एक दो और ममालिक में किया है। पॉइंट ये नहीं है कि अचीवमेंट्स क्या है, पॉइंट ये है कि हम जैसे लोगों से काम ले लो। बिफोर मैं खुद, मेरे पास चॉइस थी कि मैं इमिग्रेशन करके चला जाऊं किसी और मुल्क, कोशिश भी की, लेकिन अब जिस एज में हैं हम वहाँ रह नहीं सकते। कहाँ जाना चाह रहे थे? मैं कनाडा जा रहा था। मेरे बच्चे अभी भी कनाडा में, मेरी बेटी कनाडा में है। तो हम नहीं वी विल डाई इन अ बैड सिचुएशन अगर हम कहीं और हों और हमारा मुल्क सफ़र कर रहा हो। जो चीज़ें हम जानते हैं या जो चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर वो अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकें तो ये एक बड़ा शेम है। दैट्स हीरोइज्म इन इटसेल्फ। अच्छा, एक चीज़ है वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हमने फेसबुक पे हम डालते हैं कि हमारे पास ये गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ फेसबुक के सवाल हैं, वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे, इसमें मीठे और खट्टे और कड़वे तीनों सवाल आते हैं। ओके, पहला तो है, सादिया उबैद खान कहती हैं कि क्या कराची के सिर्फ पुल के उस बार लोग बसते, गुंजान आबादियों में शजरकारी करने में दिलचस्पी है कोई? देखिए, अपने रिसोर्स मैंने किया है। मैंने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के साथ हमने जो फॉरेस्ट लगाया है, मई में लगाया, अभी 100% सर्वाइवल रेट है। बल्कि वो उनकी जो चेयरमैन है अकीला इस्माइल साहिबा, जो परवीन रहमान की बड़ी बहन है, जो परवीन रहमान लियारी एक्सप्रेसवे वाला, नहीं वहाँ औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो डॉक्टर अख्तर खान का, परवीन रहमान जो कत्ल भी हुआ था, तो वो हुआ है। उसके अलावा हमने और जगहों पे भी किए, लेकिन ज़ाहिर हम एक अपने जेबों से करने वाले लोग हैं, तो हर जगह तो नहीं कर सकते। अगर आप तो कम्युनिटी या सरकार या बाकी लोग अगर आए तो हर जगह पे किया जाता है। पर्पस तो यही है कि हर जगह पे होना चाहिए। अच्छा, बीनिश पूछती हैं कि कराची की जो ग्रीन बेल्ट पे ज़मीन बंजर करने वाले लगाए, गालिबन ये कौनो कापस के हवाले से पूछ रही थी, वो मिथ तो बस्ट करें। पहले ये था कि जी ये ज़मीन से पानी चूस लेता है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा पौधा है जो ज़मीन से पानी चूस के बड़ा नहीं होता। तो इसके मिथ क्या थी? क्या ये एक गलत फैसला था? क्या इससे कराची का वाटर टैबलेट बहुत ज़्यादा हुआ है? देखें, मैं पर्सनली इसको कहते हैं इथोपियन मैनग्रोव। अच्छा, ये जो कराची में लगाया, कराची में जो लगाया ना, कोनो क्यों लगाया गया? मतलब ये जिसने भी एडवाइस किया था या जिसने भी ये फैसला किया था कि मिलियंस में कोनो कराची में लगाए गए, तो मैं पर्सनली, कोई मुझसे इख्तलाफ रख सकता है, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, और बल्कि ये किसी और को ग्रो होने भी नहीं देगा। तो आप इसको निकाल के और पौधे लगाएं, बरगद लग सकता है, मोरिंगा लग सकता है। मोरिंगा सारा फूड है, अगर आप लगा दें तो वो जंगल जलेबी है, गूंदी है, लहसुड़ी है, ये कराची के अपने नेटिव प्लांट्स हैं। और ये कराची का नेटिव नहीं था जो लगाया गया, पाकिस्तान का नेटिव नहीं है यार, बल्कि साउथ एशिया का नेटिव नहीं है। ये तो इथोपियन मैनग्रोव कहते हैं इसे लगाने का फायदा ही क्या है? क्यों लगाया? तो आप बताएं क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं था। तो मैं तो कहता हूँ किसी ने हाथ कर लिया, यानी कि नुकसान हुआ है हमारा बहुत बड़ा। और इस तरह के तजर्बे करने नहीं चाहिए। ये किसी अफलातून ने, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? फेक प्रोफेशनल्स जो कहते हैं कि जी हम प्रोफेशनल हैं, एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। आखिरी बार जो कहीं गए थे जहां काम करने का वो दावा करते हैं वो 30 साल पहले था। आप डिस्कनेक्टेड हैं यार, यू आर इक्वली डिस्कनेक्टेड एज एनीबडी एल्स। अब आपकी 96% जो है इंडस डेल्टा खत्म हो गई है। या आप पहले मुझसे सवाल कर रहे थे कि या तो बारिश है ही नहीं, या फिर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, या फ्लड है, या फिर ड्राउट है। क्यों? इसलिए कि रेगुलेट जो करता है मानसून को हिमालयाज तक, वो इंडस डेल्टा करता है। 96% आपका डेल्टा खत्म हो चुका है जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी पानी डाउनस्ट्रीम जो है जाया होता है। ये सबसे बड़ा देखो कि वो दरिया का वो जो पानी है वो समंदर की खुराक है। जनाब, कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिन्होंने सबमिट की हुई हैं कि जी ये जो पानी अंदर जा रहा है ये जाया कर रहा है। वाह, खैर ये तो है। मैं आखिर में, आपने अभी बात की 30 साल से दफ्तर में बैठे हुए, मैं थोड़ा सा हम आपने पॉडकास्ट के आखिर में जा रहे हैं। आखिर में जाते जाते एक बार फिर मैं ज़रा फ्लैशबैक जाऊँगा। आपने 1945 की तो बात की, लेकिन एक हिस्ट्री है और एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे अभी। यहाँ पे 16वीं सदी 18वीं सदी कराची की, उसकी भी एक हिस्ट्री है, अर्थक्वेक की और इसकी सुनामी की। मैं चाहूँगा वो थोड़ा सा बताएं, और फिर आपने कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ दरियाफ्त भी खुद की है, वो भी ज़रा बताएं जल्दी से।
देखिए, जो कराची है ना वो अर्थक्वेक जोन बी है, लेकिन अर्थक्वेक जोन बी के अलावा जो कराची की वल्नरेबिलिटी है वो ये है कि कराची जो है हाई राइजेस हैं और बिल्डिंग कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है और सारे आउटलेट्स आपने ब्लॉक किए हुए हैं। इट्स अ चोक्ड सिटी। जोन बी का मतलब है कि कम खतरे वाला नहीं, सेकंड मोस्ट वल्नरेबल, मतलब अर्थक्वेक जोन, जैसे ग्वादर जो है अर्थक्वेक जोन ए है। अच्छा, मतलब वो तो बिल्कुल पोटेंशियल है 8 मैग्नीट्यूड का। कराची का लोकल मैग्नीट्यूड का जो है वो लांडी माइनर फॉल्ट का, अगर ये जो हो रहा है जी, ये 6 का जनरेट कर सकता है, 6 का फेटल होगा, सही, 6 का भी फेटल होगा। लेकिन यहाँ पे चमन फॉल्ट है, फिर उसके बाद थाना बुला खान माइनर फॉल्ट है, फिर अलाबंद फॉल्ट जो है ना वो मेजर फॉल्ट है। अलाबंद फॉल्ट डेजर्ट ऑफ कच्छ में उसकी वो प्रेजेंस है। लेकिन नवीं सदी से 2001 तक जो ज़लज़ले आए, जिसमें देबल पोर्ट चला गया, फिर उसके बाद 1668 में जो ये जो मैंने आपको दिखाया औरंगा पोर्ट, ये 6 किलोमीटर बड़ा शहर है जो पानी में है। और उसमें ये मैंने आपको दिखाया, मैं वहाँ से पत्थर भी लाया हूँ जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्च था, जहाँ पे वो क्रॉस भी बने हुए हैं, उनकी फैक्ट्री है। उसके अलावा उस वक्त वक़ाए नगार आ चुके थे मुग़लों के, पोर्चुगीज़ आ चुके थे, ब्रिटिश आ चुके थे। तो रिकॉर्ड हुआ था कि 30,000 लोग जो है विद इन मिनट्स, 30,000 हाउस होल्ड पानी में चला गया उस शहर का। वाओ, वो मैं फिजिकली देख के आया। कौन सा साल था? 1668। वाह। और उस वक्त जो है जब वो पानी में चला गया तो उसकी हमने असेसमेंट की कि कितने लोग मरे होंगे। तो हमारे हिसाब से 1.5 लाख लोग मरे थे 16वीं सदी में। 1.5 लाख लोग 17वीं सदी में 1600। उसके बाद 1819 में आया, सिंदरी पोर्ट था, और उस वक्त तक तो स्केचेस और फोटोग्राफ्स भी आ रहे थे। तो वो अंग्रेजों के गूगल करके देखें सिंदरी पोर्ट, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा किला भी था। अभी वहाँ जाए तो वो बिल्कुल, अब वो इंडियन टेरिटरी में है लेकिन बदीन और बदीन डिस्ट्रिक्ट के करीब है वो, तो वो बिल्कुल सब सरफेस चला गया, कुछ है ही नहीं। वैसे ट्रेंड है अलाबंद फॉल्ट लाइन के जल्जलों का कि बिल्ट अप स्ट्रक्चर जो है वो पानी में चला जाता है। तो आखिर में सर मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक टाइम लाइन से डिसाइड कर सकते हैं कि ज़लज़ला कब आता है, या फिर हम खुद ही इसके असबाब बनाते जा रहे हैं कि आ जाए जल्दी? देखिए, ज़लज़ला प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन जो हमने सिचुएशन जानते हुए कि भी ये अर्थक्वेक जोन भी है, हमने जिस तरह का शहर चोक कर दिया है, कोई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सिर्फ ज़लज़ले की नहीं, सुनामी भी और साइक्लोन भी। अगर साइक्लोन हिट करे, अल्लाह माफ़ करे, कराची में हुआ है, 1902 में हुआ है, 1944 में हुआ है। तो ये कहना कि जी अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब रोक लेते हैं, ये कोई गलत बात है। रोकते होंगे, लेकिन उन्हें अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने ये नहीं कहा कि आप बेड़ा गर्क करो और फिर कहो कि जी मैं कुछ नहीं करो। तो कराची में डिजास्टर के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अब नहीं रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो लांडी फॉल्ट लाइन है, माइनर फॉल्ट लाइन है, या थाना बुला खान फॉल्ट लाइन है, या चमन फॉल्ट लाइन है, चमन थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आवारान का ज़लज़ला भी आया तो भी हमें यहाँ फील हुआ। 2001 में जब गुजरात इंडिया में ज़लज़ला आया तो भी कराची में फील हुआ। तो ये इस तरह नहीं है कि आप ये से इसको करें। फिर ये कि आपकी बिल्डिंग कंट्रोल, बिल्डिंग कोड या जो डिसिप्लिन है वो नहीं है, हाई राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, शहर के अंदर कुछ नहीं है। मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक प्रोजेक्शन करवा रहा था इससे कि अगर 6 का झटका आए तो क्या होगा। तो उसने जो मुझे बातें बताई वो तो मैं तो आपको बताऊंगा, लोग डर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जी वो बिल्डिंग ब्रिजेस जो हैं वो गिर जाएंगी, और रिवर्स जहाँ से बह रहे हैं उनमें दरारें आ जाएंगी, बड़ी बड़ी रोड जो हैं टूट जाएंगे। मतलब अब ये देखिए, अब ये बड़े एक वो क्रिटिकल चीज़ें हैं, इस पर बात करते हुए भी डर लगता है कि भाई लोग डर जाएंगे। अब नहीं बताते तो भी अजीब लगता है, क्योंकि यू हैव टू टेक अ डिसीजन। Yes, we have to, and with this we have to take the decision to end the podcast. मसूद लवार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आखिर में बात यही कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ हमें बहुत महंगी पड़ती आई है, पड़ भी सकती है। तो अगर आपने डिसाइड करना है 2 चीज़ों में कि आपने डरना है या नहीं डरना है, तो डर जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन सिर्फ डरना मसले का हल नहीं है। अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो आपकी कैपेसिटी में जो कुछ है वो कर जाइए। अगर आप कोई अफसर हैं तो अपना निज़ाम ठीक कीजिए, और अगर आप घर में बैठे कोई शख्स हैं तो अपने आप को मामूली ना समझिए, बस अपनी छत पे जाइए, एक पौधा, एक दरख्त ही लगाइए, शायद वो भी आपके कहीं काम आ सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।